हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, है ना। भूमि गोल, भूमि क्या है? गोल है, जिस भूमि पर आप रहते हैं उसके बारे में और उससे संबंधित सभी चीजों के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। अनु बेटा ये आ चुके हैं, हेलो। चलिए आइए हम इसमें हम बात करें कि ज्योग्राफी, अच्छा ये वाला है सिस्टम। ज्योग्राफी क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है, ज्योग्राफी क्या है। देखिए यहां पे जो एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, जो भी मैं पढ़ाने वाला हूं ये बाइलिंगुअल होने वाला है, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा आपको। इससे आपको फायदा होगा। देखो एग्जाम पेपर जब आप देते हो तो वहां पे कैसे होता है कि एक साइड में इंग्लिश एक साइड में हिंदी होता है। कई बार हिंदी के टर्म काफी कठिन होते हैं या कई बार आपको इंग्लिश की चीजें पढ़ने में समझ में नहीं आती है, तो आप दोनों को क्या करते हैं, दोनों को ही पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो इसी वजह से बाइलिंगुअल लेकर आया हूं। जो इंग्लिश मीडियम है उनको भी फायदा होगा और जो इंग्लिश मीडियम में हिंदी में है वो भी सबको फायदा होने वाला है। कुछ चीजें यहाँ पर इंग्लिश में होंगी अगर, तो उनको मैं हिंदी में कन्वर्ट करके आपको बताता रहूंगा। गुड इवनिंग सभी लोगों को, तो जुड़ जाइए। चलिए तो सबसे पहली बात है, व्हाट इज ज्योग्राफी, होता क्या है, भूगोल है क्या चीज, है ना। सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट अगर हम करें तो उसके बारे में एक जनरल जानकारी हासिल करेंगे। तो समझो जियो का मतलब होता है अर्थ, यानी भू, भू का मतलब भूमि, बात समझ में आई। और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी, इसका मतलब हो गया मींस स्टडी ऑफ अर्थ, अर्थ का अध्ययन करना ही क्या है आपका ज्योग्राफी हो गया। हिंदी में भूगोल कहते हैं, तो भूमि, भू से भूमि हो गया और गोल, गोले का अध्ययन, ऐसे करके आप लोग उसको समझ सकते हैं। लेकिन क्या ज्योग्राफी केवल अर्थ तक यानी कि भूमि तक, अपने या पृथ्वी तक ही सीमित है? जी नहीं, बल्कि इसका जो स्कोप है बहुत ही वाइड है। पूरे अर्थ का अध्ययन करना है, इसमें यूनिवर्स भी आ जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो पूरा यूनिवर्स का जहां तक हम समझ सकते हैं चीजों को, वहां तक अध्ययन हम ज्योग्राफी में करना पड़ता है। इसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया, इसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया, अलग अलग चीजों का अध्ययन अलग अलग, यानी कि इसका डायमेंशन जो है वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा विस्तृत है। तो ये सारी चीजें हमें करनी है। तो देखो यहां पर आप एक जनरल टर्म में आप इसको परिभाषित करना चाहें तो कैसे परिभाषित कर सकते हैं? कह सकते हैं स्टडी ऑफ मैन्स होमलैंड इज ज्योग्राफी, यानी जहां पर भी मनुष्य निवास कर रहा है उस सभी चीजों का अध्ययन, यानी जहां तक मनुष्य पहुंच सकता है, देख सकता है, वो सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है। कहां पर? ज्योग्राफी के अंदर। गुरुजी एनसीईआरटी जरूरी है क्या? आरओ के लिए मैं कर रहा हूं एनसीईआरटी। देखो भाई एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं, वेरी गुड एंड फाइन, बहुत अच्छी बात है ना। एनसीईआरटी आप कर ले रहे हैं, अच्छा है। नहीं भी कर रहे हैं एनसीईआरटी और आप ये क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, मैंने जो यहाँ पे पूरा चीजें अपना प्रोग्राम बना रखा है, जितनी क्लास में आपको लेक्चर्स मिलेंगे ये एनसीईआरटी को भी कवर करते हैं। एनसीईआरटी के अलावा कोई आप स्टैंडर्ड बुक भी जो पढ़ने जा रहे हैं उस स्टैंडर्ड बुक को भी कवर करते हैं। हाँ, लेकिन मैं आपको कतई मना नहीं करूंगा कि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़िए या कोई स्टैंडर्ड बुक ना पढ़िए, आप एनसीईआरटी भी पढ़िए। क्योंकि तो बुक पढ़ना जरूरी इसलिए होता है कि वहां से आपको एक अलग तरीके का लिखने का जो तरीका होता है, कुछ और तरीके पता चलते हैं। यहां पे जो हम पढ़ा रहे हैं उससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और बाकी सारे डायमेंशन कवर हो जाएंगे। तो क्लासेस अटेंड करिए, जो भी नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारे नोट्स आप अच्छे से रखिए और उसको पढ़ते रहिए बराबर। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आज क्लास खत्म हो गई तो आपने सुन लिया तो आपका तैयार हो गया, नहीं भाई। इस क्लास को आप दोबारा सुन सकते हैं, नोट्स तैयार करिए, उसको बार बार पढ़िए, है ना। विनय कुमार सिंह सर कोचिंग पेमेंट कहां होगा? तो कोचिंग पेमेंट एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पर कोचिंग पेमेंट होगा, क्लासेस ज्वाइन करिए। आपको देखिए हमारी टीम जो है ना वो जबरदस्त टीम है, जो आप जो भी चीजें, जो भी दिक्कत आएगी आपको सारी समस्याओं का सॉल्यूशन होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप ग्रुप मैसेज करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लाइव में आप जैसे इस मैं लाइव हूं ज्योग्राफी को लेकर, तो ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन, टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन है वो सीधे सीधे पूछ सकते हैं। पेमेंट हो जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। पेमेंट कैसे होगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए क्लास पढ़ लेते हैं ना। देखो ज्यादा इधर उधर की बातों में डेविएशन कम, पढ़ाई पे ज्यादा। तो देखो क्या है, जहां पर मनुष्य रह रहा है उसी का अध्ययन क्या करना होता है? ज्योग्राफी होता है। हाँ गुरुजी, आयोग ने तो सिर्फ भारत और विश्व का भूगोल का मेंशन किया है, ठीक है। तो देखो भारत और विश्व का जो भूगोल है तो उसमें सब कुछ आ जाता है। हम लोग यहाँ पर यूनिवर्स अभी नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन एटलीस्ट आप लोग प्लेनेट के बारे में, इस सब के बारे में पूछा जाता है भाई। बड़े भारत और विश्व का भूगोल लिखा हुआ है, पूछा जाता है। तो अगर पूछा जाता है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। कहीं भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं लगाया गया कि ऐसा नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा, ठीक है। विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल तो उसमें सब कुछ आ जाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी भी आ जाएगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। तो सबको हम कंबाइंड रूप से उसको हम पढ़ने वाले हैं।
सभी अभी सर अभी ऐप पर कुछ शो नहीं हो रहा है, बिल्कुल जल्दी ही शो होने लगेगा। अरे अभी तो पढ़ो आप YouTube पे, जब तक हम पढ़ा रहे हैं पढ़िए, आपको तरीका बता दिया जाएगा कि कैसे आपको ऐप पर आना है, सब कुछ कैसे करना है, उसका एक डिटेल्ड आपको लेक्चर सीधे सीधे मिलेगा। तो आप परेशान नहीं होइए, आपके जो सिलेक्शन का जो तरीका होगा वो भी बताया जाएगा, आप लास्ट में जो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें वो भी बताया जाएगा, और कुछ चीजें मैं और भी बताऊंगा जहां पे आप, अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो नहीं आते रहते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, किस प्रकार से एलिमिनेशन मेथड लगाया जाता है, वो सब चीजें आपको मैं बताऊंगा। लेकिन अभी पहले स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें आगे, तो देखो चलो भाई ज्योग्राफी की एक परिभाषा भी देख लेते हैं कि ज्योग्राफी की परिभाषा क्या होता है। पढ़ो, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्लेस, यानी कि क्या है, किसी स्थान का अध्ययन, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल, देखो यहां पर रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल लिखा हुआ है, यानी लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप होगा, एंड देयर इन्वायरमेंट, और उनके इन्वायरमेंट भी। तो देखो ज्योग्राफी के अंदर इन्वायरमेंट भी आ गया, ठीक है ना। जियोग्राफर्स एक्सप्लोर बोथ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ सरफेस एंड ह्यूमन सोसाइटीज, ये देखो यहां पर ह्यूमन ज्योग्राफी आ गया, और ह्यूमन सोसाइटी है उसके अंदर आप इकोनॉमी के बगैर कैसे चलेंगे, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी आ जाएगा। स्प्रीड अक्रॉस इट, इसके चारों जो पृथ्वी पे जितना भी ये सब चीजें फैली, सबके हिंदी में देख लो। भूगोल स्थानों और लोगों और उनके वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है। भूगोलवेत्ता पृथ्वी की सतह के भौतिक गुणों और उनके चारों ओर फैले मानव समाजों दोनों का पता लगाते हैं। ये सब एक डिफिनीशन है। आपको क्या डिफिनीशन याद करनी है? बिल्कुल याद नहीं करनी है, बस समझना है। यानी कि जहां पर ह्यूमन रहता है उस समाज का अध्ययन, जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण का अध्ययन, जिस पृथ्वी पे रहता है उस पृथ्वी पर करने का अध्ययन। यूट्यूब पे डेली क्लास चलेगा? हाँ बिल्कुल यूट्यूब पे क्लास चलेगा, है ना। यूट्यूब पे क्लास चलेगा, साथ में क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कराए जाएंगे आपको। जैसे आज मैंने क्लास कल पढ़ा लिया, थ्योरी पढ़ाया, फिर आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा। और एप्लीकेशन पे आपको, ये क्लासेस के अलावा एप्लीकेशन पे जाना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि एप्लीकेशन की जो क्लासेस होंगी और ज्यादा अच्छी होती है। यूट्यूब पे थोड़ा लिमिटेशंस हो जाते हैं कुछ तरीकों के, लेकिन जो ऐप होता है वो ऐप पर्सनल आपके लिए होता है, और उस पर हम और ज्यादा खुल के और ज्यादा एक्सप्लोर करके आपको पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए ऐप पे जाना जरूरी है। लेकिन यूट्यूब पर जब तक हम लोग अच्छे तरीके से, हाँ यूट्यूब पर भी हम इतना कवर कर देंगे कि आपको बाकी लोगों से तो अच्छा यूट्यूब पर ही मिल जाएगा, बाकी ऐप पे तो समझ ही लो कि क्या मिलने वाला है आपको। एनीवे चलो नेक्स्ट इसमें आगे हम बढ़ जाते हैं। तो ज्योग्राफी को दो भागों में बांटा जाता है मेनली, और इसमें एक होता है फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा होता है ह्यूमन ज्योग्राफी, है ना। क्या क्या होता है? फिजिकल ज्योग्राफी एक पढ़ते हैं और दूसरा क्या पढ़ते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं। याद रखो, इसमें हिंदी का मैं टर्म थोड़ा सा कम यूज करने का प्रयास कर रहा हूं। कारण यह है कि आप यहां से अगर यही टर्म याद करके चलेंगे, दे आर वेरी इजी। जहां जो हिंदी में इजी होते हैं उसको हिंदी में भी बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखो दो भागों में बांटा गया, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें जो फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें लैंड फॉर्म, लैंड फॉर्म का मतलब क्या हो गया? भूमि की बनावट। तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर क्या आएगा? लैंड फॉर्म पढ़ना है हमें, भूमि की बनावट। एटमॉस्फेयर पढ़ना है, यानी कि आपका वायुमंडल है पूरा, उसको पढ़ना है, वायुमंडल पढ़ेंगे। फिर हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर का मतलब जलमंडल, उसको पढ़ेंगे। और फिर बायोस्फीयर, यहां देखो यहां पर जैव मंडल। एक चीज ध्यान से देखो, आपको मैं बताऊं, चलो यहां पर हम बोल देते हैं कि यहां पे लैंड है, यहां पर हाइड्रो यानी कि वाटर। देखो कहीं भी शब्द जो है हाइड्रो यूज होता है ना, तो हाइड्रो का संबंध किससे होता है? वाटर से, यानी कि जल से होता है। आपका नाम क्या है? थैंक सर। ठीक है, मैं इंट्रोडक्शन अपना ही करना भूल गया। मैं हिमांशु राय, और आपको क्या पढ़ा रहा हूं इस समय? ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं। लग जाओ बच्चों, देखो बहुत अच्छा मौका है, जबरदस्त मौका है, मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहां देखो लैंड हो गया, ये क्या हो गया? हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल। और यहां पर देखो ये हो गया एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। और ये जो बायोस्फीयर है ये कहां पर होता है ना? यही बीच में, ये देखो ये कॉन्फ्लुएंस जोन तीनों का दिखाई पड़ रहा है, यहां पे तीनों मिलते हैं। और यही वो जगह है, स्वीट स्पॉट है, जहां पर जीवन जीने योग्य दशाएं पाई जाती हैं। और इसी दशाओं की वजह से जीवन क्या होता है? यहां उत्पन्न होता है। और यही जगह क्या है? आपका बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल। लिख दे जैव मंडल, लो भाई जैव मंडल। बात समझ में आया? तो जैव मंडल कहां पाया जाता है? अच्छा चलो सोचो, आप अगर वायुमंडल में बहुत ऊंचाई तक चले जाएंगे तो क्या जीवन मिलेगा? क्योंकि वहां पे कंडीशन जीवन जीने लायक नहीं है, तो जीवन नहीं मिलेगा। धरती के नीचे भूमि पे बहुत अंदर तक जाएंगे तो भी आपको जीवन नहीं मिलेगा, कारण वहां पे ऐसी दशाएं नहीं है।
पानी में भी आप मारियाना ट्रायंगल में बिल्कुल नीचे चले जाओ तो क्या वहां पे मछलियां मिलेंगी? नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। सर मेरा एक एज कम है, एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, 1 वर्ष कम है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका एज कम है, एज तो बढ़ ही जाएगी, एज कहां भाग रही है, 1 साल बाद फिर आप उस एज पर आ जाओगे, ठीक है ना। सर आरओ की वैकेंसी कब तक आएगी? जल्द ही आ जाएगी, मुझे उम्मीद है कि 2 महीने के अंदर या अगस्त या सितंबर के आसपास जो है ये इसके कुछ नोटिफिकेशन आएंगे, कुछ समय लगेगा आपको, एटलीस्ट मान के चलिए आपका एग्जाम में 6 से लेकर 9 महीने तक की जो है वो डिफरेंस। अच्छा, तो देखो भाई एक अभी कंफर्मेशन आ गया है, मैं तो जो बता रहा था वो थोड़ा पुराना बता रहा था, कंफर्मेशन ये आ गया है कि आपको 10 से 15 दिन के बीच में नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। कई बार होता है कि हम आज पूरे दिन की थकान थी इसलिए अपडेट नहीं हो पाया, तो आज अभी जो है सर ने ये खबर दिया है कि जो है 10 से 15 दिन के बीच में ये आपको नोटिफिकेशन मिलने वाला है। और जब अगर 10 से 15 दिन में ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो इसका मतलब है कि 1 महीने में आपको फॉर्म भी भरा जाएगा, और फिर तो 2 महीने 3 महीने के बाद एग्जाम होगा, यानी आपके पास ज्यादा समय नहीं रह गया है। बिल्कुल यही सही समय है जब क्या करना है आपको, तुरंत आपको पढ़ाई तैयार शुरू कर देनी है, पढ़ाई में बिल्कुल डिले मत करिए, ठीक है। पूजा यादव चरण स्पर्श, हाँ भैया थैंक यू। सर क्या आप आरओ की पोस्ट पर हैं? भाई देखो मैं अपने आप को बता दूं, मैं एफसीआई में मैनेजर की पोस्ट पर था, इसके अलावा यूपीएससी का इंटरव्यू और आपका यूपीपीसीएस का भी इंटरव्यू दे चुका हूं, और अभी प्रोसेस में है, अब जल्द ही कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा आपको, ठीक है। तो ज्यादा जो सच्चाई है वो मैं बताता हूं, अभी मैं आरओ की पोस्ट पर नहीं, सर आरओ के पोस्ट पर हैं, वो आपको बताते हैं, लेकिन इतना है गारंटी है कि आपको जो चीजें मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल टू द पॉइंट और बिल्कुल बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड पर पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। सर एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें? एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें अब यहां पे तो नहीं बता पाऊंगा कि कैसे पढ़ें, एनसीईआरटी को जैसे पढ़ते हो वैसे पढ़ो, एक एक लाइन उस पर ध्यान से देखकर पढ़ते चले जाओ, बाकी जो मैं पढ़ा रहा हूं यहां से पढ़ो, आपको काफी हेल्प मिलेगा, ठीक है। थैंक्स सर, थैंक यू। तो यहां देखो ये मैंने आपको बताया क्या फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे? पॉपुलेशन। भाई क्वेश्चन आता है कि बताइए कि जो सेंसस हुए थे, जनगणनाएं हुई थी, वहां पे क्या क्या, किस राज्य में कितनी जनसंख्या ज्यादा, किसी कम, कितने % लैंगिक अनुपात रहा, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, है ना। क्या हो गया? पॉपुलेशन, कौन सी पॉपुलेशन किस एरिया में पाई जाती है, कौन से ट्राइब्स कहां पर पाए जाते हैं, पढ़ते हो ना आप ये सारी चीजें। हैबिटेशन पढ़ते हो कि किस प्रकार के लोग कहां पे रहते हैं, जैसे कि आपको कह दें कि आप बताइए कि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहां पे लोग किस प्रकार के पाए जाते हैं, उनका स्किन का कलर, बाल का तरीका, उनकी नाक, आंख, हाइट कैसी होगी, और जो बहुत ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं वो कैसे होंगे। तो क्या ये हैबिटेशन का फर्क पड़ता है। एग्रीकल्चर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग टाइप के एग्रीकल्चर, देश के अंदर अलग अलग प्रकार की फसलें होती हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर इंडस्ट्रीज एंड रिसोर्सेज, इसका मतलब है कि जहां कोई भी खदानें हैं, खान है, वो सारी चीजें, सारे प्रोडक्ट जो हम लोग निकालते हैं, कहां सोना ज्यादा मिलेगा, कहां हीरा ज्यादा मिलेगा, सोना और हीरा क्या होगा, जब आप सिलेक्शन पा जाएंगे तो क्या होगा, पैसा ही पैसा, सोना ही सोना, ठीक है। तो चलो यहां पर देखो इतनी सारी चीजें हमें पढ़नी है इसमें, क्या फिजिकल ज्योग्राफी, फिर क्या ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या हमारे पार्ट होंगे, लैंड फॉर्म, एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। और ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या होगा, पॉपुलेशन, हैबिटेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड रिसोर्सेज, ये सारी चीजें पढ़ना है। चलो फिर हम शुरू करेंगे। अब आज हम लोग जो आज का टॉपिक था, आपने थंबनेल में भी देखा होगा, साथ में टाइटल में भी देखा होगा, क्या टाइटल है यहाँ पे, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे, और साथ में ही इनके साथ सीजन ऑन अर्थ की, पृथ्वी के ऊपर जो मौसम होते हैं वो कैसे बदलते हैं, कैसे आजकल गर्मियां बहुत ज्यादा है ना, खूब लू चल रही है, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, बाहर नहीं निकलना भाई, घर में बैठ के अच्छे से पढ़ाई करो, पंखा चला लो, ठीक है। और चलो इसके बाद सीजन ऑन अर्थ, तो इतनी गर्मी क्यों अचानक से यहाँ इस टाइम पे, खास करके ये जो आपका महीना जो चल रहा है इसमें इतनी गर्मी क्यों है, जून के महीने में गर्मी ज्यादा क्यों है। और अभी सबसे बड़ा दिन भी आएगा पूरे साल का, 21 जून को योगा डे मनाएंगे आप लोग, तो ये योगा डे के दिन ही सबसे बड़ा दिन क्यों हो जाता है, ये सारी चीजें कैसे पता करेंगे अब, यहीं पर सीजन और अर्थ जब पढ़ेंगे। और जब ये इसके बाद हम ये लोग टाइम जोन भी देखेंगे कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइम होता है, क्यों होता है, हमारे देश का टाइम जोन कैसे डिसाइड किया जाता है, पाकिस्तान का टाइम जोन क्या है, और फिर कंपेयर करके कुछ सवाल भी इसके ऊपर अध्ययन करेंगे। अविनाश नमस्ते। अविनाश
बस करो भाई, लगातार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो आप कमेंट पर कम ध्यान देकर कहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, चलो आगे हम बात करें तो देखो हिंदी में बता दूं, अक्षांश पढ़ेंगे पहले, है ना। अक्षांश के बाद क्या पढ़ेंगे, देशांतर पढ़ेंगे। फिर पृथ्वी पर जो ऋतुएं हैं, कौन कौन सी ऋतुएं आती है, कौन कौन से मौसम अलग अलग जो होते हैं, जलवायु पूरा वो सारी, समय क्षेत्र, ये सारा पढ़ना है। तो हमें आज अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी पर जो मौसम में परिवर्तन होता है, सीजन्स में परिवर्तन होता है, ऋतुओं में वो, और समय कैसे अलग अलग देशों का होता है, उस सबको पढ़ेंगे। अन्नू यादव, ठीक है, आप पढ़िए, पढ़ते रहिए, बस पढ़ते रहिए, आपको सभी लोग बहुत ही अच्छा पढ़ाएंगे। अब थोड़ी सी चीजें हम बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चलने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना आपको बिल्कुल। इसमें फिर अगर यहां पे पढ़ लिया अच्छे से, तो फिर जीवन में कभी भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को लेकर आपको समस्या नहीं आएगी, अक्षांश और देशांतर को लेकर कभी भी समस्या नहीं आएगी। तो क्या बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है अक्षांश बोला जाता है, याद रहेगा। लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं, अक्षांश बोला जाता है। अक्षांश है क्या चीज, देखो अगर किसी भी सब्जेक्ट का आपको जब अध्ययन करना होता है तो क्या करते हैं आप, उसको एक सिस्टमेटिक वे में रखते हैं, है ना। सिस्टमेटिक वे में रखकर उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो जब साइंटिस्ट को भी पृथ्वी का अध्ययन करना था तो इसको एक सिस्टमेटिक वे में रखना होगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, लैटिट्यूड्स कई सारे खींचे। और याद रखना लैटिट्यूड्स क्या होता है, जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ है, तो यहां पर इस तरीके से ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। कैसी लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है। क्या बोलते हैं इसको, बताओ भाई, क्षैतिज रेखाएं। इन रेखाओं को क्या बोला गया, इसको लैटिट्यूड्स कहा गया, अक्षांश कहा गया। अब बात करते हैं है क्या चीज। सबसे पहले क्या करेंगे, अर्थ को दो भागों में हम बांटेंगे। अर्थ को कितने भागों में बांटेंगे, दो भागों में बांटेंगे। ये देखो, ये बिल्कुल बीच से एक लाइन खींच दी है ऐसे, और ये जो बीच से लाइन खींची है, चलो एक बार इसको सबको मिटा देता हूं, फिर से खींचता हूं लाइन। ये देखो, ये रेड कलर की जो लाइन दिखाई पड़ रही है, बिल्कुल बीचों बीच में क्या किया, पृथ्वी के ऊपर इस बीचों बीच एक लाइन खींच दी बिल्कुल, और अर्थ को दो भागों में बांट दिया। ऊपर वाले हिस्से को क्या कहा गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या कहा गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध। इसको क्या कहा गया, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले को इसे ही लिख लो, क्या कहा गया, साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। अब बताओ, ये जो बीच वाली जो लाइन थी, इसका नाम क्या था, इसका नाम है इक्वेटर। क्या नाम है इसका, इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा। इसको विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिए, जब कभी भी, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, टेलीग्राम चैनल का नाम पोस्ट कर देते हैं, अभी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा आपको। ठीक, तो भाई पढ़ते रहिए आप, जरा इनकी जो क्वेरी छोटी छोटी है उसको सही करते रहिए। ठीक है, इक्वेटर को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। बिल्कुल पीडीएफ भी मिलेगी आपको, क्लास के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो इसको विषुवत रेखा कहते हैं, बिल्कुल बीचों बीच से। ऊपर वाले हिस्सों को क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध बोला जाएगा। अब इसी को बेस बनाकर क्या करेंगे, और बहुत सारी ये क्षैतिज रेखाएं, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस खींची जाएंगी, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को लैटिट्यूड या अक्षांश कहा जाता है। एक बात बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लो, क्या है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, यानी कि आभासी रेखाएं हैं। ऐसा कोई नहीं है कि फावड़ा वगैरह मिल गया था, उनको ले जाकर अर्थ को पूरा खींच खींच के या पेंट कर दिया कि ये देखो ये रहा आपका विषुवत रेखा। नहीं, कैसी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है। एक तरीके से इनको बनाया गया, इमेजिन किया गया कि हाँ ये आपका इक्वेटर है। बात समझ में आई। इसके बाद इनको दो भागों में बांटा गया। अर्थ को किसके भागों में बांटा, अर्थ को दो, क्या, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और फिर किस भाग में बांटा, साउदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है ना। अब इसकी परिभाषा समझते हैं। आज तक आप लोगों ने जो पढ़ा होगा, यही पढ़ा होगा कि जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, लैटिट्यूड्स और हॉरिजॉन्टल लाइंस, यानी कि अक्षांश जो होते हैं वो क्षैतिज रेखाएं होती है, बस इतना ही पढ़ा होगा। लेकिन आज आपको मैं इसकी परिभाषा बताता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। चलो देखो इसकी परिभाषा क्या होगी। एक बार इसको मैं फिर से साफ करता हूं, आपको परिभाषा बताता हूं इसकी। बहुत ध्यान से सुनना बेटा। एक बार परिभाषा अगर आपको याद हो गई और इस चीजों को समझ गए कि लैटिट्यूड एक्चुअल में क्या होता है, तो फिर आपको इसमें कभी जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी इसको समझने के लिए। चलिए, तो यहां पर देखो,
अगर हम इस जो हमने यहां पर इक्वेटर खींचा था, ये देखो ये इक्वेटर है यानी कि विषुवत रेखा जो खींचा था, इसको हम बेस बना ले। क्या बना ले इसको? हम बेस मानते हैं ना किसी भी चीज को। जैसे आपको कहना हो कि किसी व्यक्ति की हाइट दूसरे व्यक्ति, ये इस व्यक्ति से 2 फीट लंबा है। मान लो कि कहा जाए कि जो है राम जो है कृष्ण से 1 फीट लंबे थे, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि कृष्ण जी की लंबाई जो है वो कितनी थी, तब जाकर आपको पता चले कि हाँ कि राम जी की लंबाई कितनी होगी। तो बेस है, आपको पता होना चाहिए। तो इक्वेटर को क्या माना? बेस माना। इसके बाद यही बेस से अर्थ के सेंटर में एक जो है पॉइंट जो है वो ड्रॉ किया, यानी ये सेंटर हो गया अर्थ का। अब इसी से यही सेंटर से क्या करेंगे? एक रेखा, यहां पे एक लाइन, एक कोण बनाएंगे, एक एंगल बनाएंगे। किस पर? अर्थ के सरफेस पे। ये देखो ये बेस था, अब ये अर्थ क्या है? गोल है भाई, अर्थ क्या है? गोल है। और यहां से ऐसे पूरे गोल में नीचे जाओगे तो यहां पर सेंटर में कोई जगह मिलेगी। तो इस को आधार बनाकर कोई भी एंगल ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये थीटा डिग्री है, पढ़ते हो ना थीटा, थीटा करते हो। क्या है थीटा का? देखो 2 पद होते हैं, चर या अचर होता है। चर का मतलब है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता है, कि अगर आपको बता दिया जाए, सॉरी चर का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है आपको, जैसे माना एक्स, उसी तरह से क्या करते हैं? ये थीटा होता है जब एंगल को हम ड्रॉ करते हैं। तो हमारे एक मास्टर साहब भी थे, उनका नाम ही थीटा पड़ गया था। कारण है कि वो ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा पढ़ाते थे। ठीक है, चलो तो यहां देखो अगर कोई एक एंगल ड्रॉ किया जाए तो इस एंगल के ड्रॉ करने से, ये देखो अर्थ का सरफेस है यहां पे, इस पे एक डिस्टेंस यहां पे तय हो रहा है। दिखाई पड़ा? कुछ डिस्टेंस यहां पे तय हो रहा है इस एंगल की वजह से। और यही जो डिस्टेंस होता है ना, एंगुलर डिस्टेंस होता है, यही लैटिट्यूड्स होते हैं, याद रखना। ठीक है ना? तो याद रखो कि चलो मान लो कि इस एंगल को थीटा नहीं, हम 30 डिग्री मान लेते हैं। इस बेस को मानकर एक 30 डिग्री का एंगल बनाया जाए तो यहां देखो ये आधार था, आधार से यहां पर एक डिस्टेंस तय हो रहा है। यही डिस्टेंस क्या कहा जाता है? लैटिट्यूड या फिर अक्षांश कहा जाता है। आओ परिभाषा देखते हैं इसको। ठीक है, हिंदी हिंदी ज्यादा बोलिए सर। बिल्कुल, देखो बहुत ही क्या है, ये बहुत ही साधारण चीजें हैं। जैसे मैंने कहा कि लैटिट्यूड क्या होते हैं? अक्षांश। इतना तो याद कर लो आप कि लैटिट्यूड क्या होते हैं? अक्षांश होते हैं। आधार क्या होता है? बेस होता है। तो आधार और बेस को ही तो समझाया। एंगुलर डिस्टेंस का क्या मतलब होता है? कोणीय दूरी होता है। तो फिर से एक बार सुन लो, अब हिंदी में इसको समझाता हूं। अगर हम यहां पर विषुवत रेखा को बेस यानी कि आधार बना ले और इसके केंद्र से सरफेस पे कोई एंगल, सरफेस का मतलब इसके ऊपरी सतह पर कोई एक कोण बनाए, तो इस कोण की बनने की वजह से इस सरफेस पे कुछ, यानी कि इस जो जगह पे यहां पे कुछ दूरी तय होगी, और इस दूरी के तय होने को ही क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है। तो आप इसकी परिभाषा देखते हैं। लैटिट्यूड इज एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा से जो एंगुलर डिस्टेंस यानी कोणीय दूरी होती है पृथ्वी की सतह के ऊपर, उसी को अक्षांश कहा जाता है। बहुत ही आसान है। फिर से सुनो, क्या बताया कि अगर हम यहां पर भूमध्य रेखा को आधार बनाने, तो भूमध्य रेखा से पृथ्वी की सतह पर जो कोणीय दूरी तय होती है उसे क्या कहा जाता है? अक्षांश। और सीधे सीधे यही परिभाषा आपके यूपीएससी में भी पूछा गया और आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया, और बहुत सारे लोग गलत करके आए क्योंकि उन्होंने ये चीज को समझा नहीं कि किस प्रकार से लैटिट्यूड को परिभाषित किया जाता है, किस तरीके से इसे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है साथियों, चलो आगे हम इसमें बात करें। तो ये हो गया आपका लैटिट्यूड की परिभाषा। आगे देखो इसमें, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑल लैटिट्यूड्स आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इसका मतलब होता है कि जितने भी अक्षांश होते हैं ना, उनका जो सेंटर होता है वो एक लाइन पर आता है। जैसे यहां पे ध्यान से देखो, ध्यान से, ये क्या है? अर्थ। हमने क्या किया? यहां पे अक्षांश ड्रॉ करना शुरू कर दिया। यहां पर ये चलो मान लो हम 0 डिग्री मानते हैं। इक्वेटर, इक्वेटर को क्या बोलते हैं? 0 डिग्री बोला जाता है। इसको हम 0 डिग्री मान लेते हैं। यहां से ऊपर कुछ बने हैं और कुछ नीचे की तरफ ऐसे बने। क्या है ये? अक्षांश कैसी रेखाएं होती हैं? ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। अब हमें यहां पे बात करना है, तो ध्यान से देखो, इसका सेंटर यहां, इसका सेंटर यहां, इसका यहां, इसका यहां, इसका यहां, इसका यहां, इसका यहां, यानी ये सारे के सारे किस पे आ रहे हैं? एक लाइन पर आ रहे हैं। तो क्या होता है? जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं यानी अक्षांश होते हैं, उनकी जो लाइन होती है वो क्या आती है? एक पर आती है, एक केंद्र पर आती है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल इन्हें कहा जाता है। ठीक है ना? और इन रेखाओं को, अक्षांशों को क्या कहा जाता है? समानांतर भी कहा जाता है। पैरेलल्स अंग्रेजी में बोलते हैं। तो अक्षांश को क्या बोलते हैं?
समानांतर यानी कि पैरेलल्स कहा जाता है। समानांतर रेखाएं क्या होती है जरा बताओ मुझे, कमेंट में बताओ कि समानांतर रेखाएं क्या होती हैं, जल्दी से बताइए। तो यहां ध्यान से देखिए, अगर ये दो रेखाएं खींचा जाए, है ना, और इन दोनों के बीच की दूरी हर जगह एक समान रहे, ये दूरी हर जगह एक समान हो, तो इसको क्या बोलते हैं, समानांतर रेखाएं या पैरेलल्स बोलते हैं। और हमेशा याद रखिए कि दो पैरेलल्स या दो समानांतर रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती, कभी भी नहीं मिलेंगी। अंशिका, और इस बार सिलेक्शन पक्का, एकदम पक्का होगा सिलेक्शन, बस याद रखना भाई, सारे क्लासेस अटेंड करने हैं। क्लास देखो, एक बार गलती हम लोग क्या करते हैं ना, कि आप ही नहीं बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, करते ये हैं कि वो कुछ क्लासेस अटेंड करेंगे फिर सोचेंगे नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इस तरह की बातें सोचते हैं। हमेशा हर क्लास को बड़े ही अच्छे तरीके से करते रहिए। कई बार सोचते नहीं बुक से पढ़ लेंगे, यहां से पढ़ लेंगे, वहां से पढ़ लेंगे, आप जहां से पढ़ना है पढ़ो, लेकिन क्लासेस का महत्व ये होता है कि हम डायरेक्टली कई बार ऐसी चीजें आपको बता जाते हैं सीधे सीधे जो एग्जाम में आ जाता है। और मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस रहा है कि कई बार जो चीजें मैंने अपने टीचर से सुनी वही सीधे सीधे कहां पर आ गई, एग्जाम में आ गई, भले वो मुझे नोट्स में नहीं मिले। बात समझ में आई? इसीलिए क्लासेस अटेंड करना बहुत जरूरी है। तो याद रखो कि समानांतर रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती हैं, इसी वजह से जो अक्षांश होते हैं वो भी आपस में कभी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, चलो हाँ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये बताओ आप कमेंट करके कि अक्षांश आपस में कभी मिलते हैं या नहीं। बता ले जाओगे, नहीं बताओगे तो फिर मैं बताऊंगा आपको। चलो आगे देखते हैं इसमें। चलो अब लैटिट्यूड्स के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। कुछ चीजें हम इसमें समझ आए, यहाँ पे इंग्लिश कंटेंट है, इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करके आपको दे दूंगा, लेकिन हिंदी में अभी मैं क्या कर रहा हूं, आपको ऐसे ही कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। कमलेश यादव सुपर क्लास, हसन भैया घर से, ठीक है। चलो आपस में ही क्या ना, स्टूडेंट आपस में ही बातें करते रहते हैं, मुझे लगता है कि कुछ मुझसे सवाल पूछा है, वो लोग आपस में ही बातें करते रहते हैं। राखी गुप्ता नमस्ते राखी। तो देखो एक चीज और समझो आप, ये रही अर्थ, ये फिर से वहीं पर आ गए वापस लौट के। कई बार हमको इसको समझना पड़ेगा, अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग तरीके से जो पूछे जाते हैं उन सभी को हमको यहाँ पे लेकर चलना है। ये क्या है, ये है आपका इक्वेटर। इक्वेटर बोले तो क्या, इक्वेटर तो आपको विषुवत रेखा, विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा, यहां से कई सारे पैरेलल्स खींची, मैं कहूं कि कई सारे समानांतर खींचे गए। तो ये कई सारे समानांतर खींचे जाने का क्या मतलब है कि कई सारे यहाँ पे क्या बनाए गए, अक्षांश बनाए गए, ऊपर भी बनाए गए, नीचे भी बनाए गए। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि बताइए पृथ्वी की सतह पर कितने अक्षांश खींच सकते हैं आप। सवाल बनता है ना कि पृथ्वी की सतह पर कितने अक्षांश खींचे जा सकते हैं, तो बताइए कितने अक्षांश खींचे जा सकते हैं। तो बेटा एक बात याद रखो, अगर आपको कोई यूनिट नहीं दे रखा है कि इतने डिग्री अंतर के या इतने डिग्री अंतर के कितने अक्षांश खींचे जाएंगे, तो याद रखना कि पूरी पृथ्वी की सतह पर असंख्य अक्षांश खींचे जा सकते हैं, यानी कि इनफाइनाइट हो सकता है, उसकी कोई वैल्यू आप डिफाइन कैसे, जैसा समझने की कोशिश करो। मान लो कह दूं कि ये एक दूरी है ना, और ये दूरी जो है ये 1000 किलोमीटर की है। कितनी है, 1000 किलोमीटर की दूरी है। 100 लिखा गया, ये देखो 1000 हो गया, 1000 किलोमीटर की दूरी है। अब मैं कहूं कि इसमें इसको कितनी छोटी छोटे भाग में बांटा जा सकता है, तो क्या आप बताएंगे, भाई साहब इसको असंख्य छोटे छोटे भागों में बांटा जा सकता है। कैसे, सोचो जरा कैसे। भाई ये किलोमीटर में है, तो हमने पहले क्या किया, एक एक किलोमीटर में बांट दिया। जो 1 किलोमीटर, मान लो यहां से यहां तक 1 किलोमीटर है, इसको फिर हमने मीटर में बांट दिया छोटा छोटा करके। अब मान लो ये मीटर है, मीटर को फिर हमने सेंटीमीटर में बांट दिया, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बांट दिया, फिर मिलीमीटर को क्या कर दिया, नैनोमीटर में बांट दिया, उसको फिर एंगस्ट्रॉम में बांट दिया। यानी कि हम जितनी जो यूनिट है छोटी करती चले जाएंगे, उतने बड़े भागों में बांटते चले जाएंगे उसको, और इस तरीके से हम बहुत छोटी से छोटी यूनिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बात समझिए आप कि पृथ्वी की सतह पर जो अक्षांशों की जो संख्या होगी, अगर कोई यूनिट नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे चेंज कर दूं क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपसे यह कह दूं कि आप बताइए कि एक एक डिग्री डिफरेंस की कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब देखो, अब यूनिट आ गया, अब आपको मजा आएगा इसमें, फिर से समझने की कोशिश करो। अब यह हो गया कि पृथ्वी पे जो अक्षांश खींचे जा सकते हैं, एक एक डिग्री डिफरेंस के कितने अक्षांश खींचे जा सकते हैं। तो चलो एक बार फिर से मैं उसी एग्जांपल को लेकर चलता हूं कि ये एक लाइन है जो कितने की है, ये 1000 किलोमीटर की है। अब मैंने आपको यूनिट दिया कि बताइए कि इसको हम
एक एक किलोमीटर दूरी के कितने भागों में बांट सकते हैं? तो क्या बताएंगे आप? बताएंगे कि सर 1000 भाग में बांट देंगे एक एक किलोमीटर की दूरी को। हो गया ना, समझ में आया? यानी कि अगर यूनिट दिया है तो आप बता सकते हैं कि कितने भागों में बांट सकते हैं, यूनिट नहीं दिया है तो ये भी क्या हो जाता? अनंत हो जाता। बात समझ में आया? ठीक है, तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जो पृथ्वी पर बनाए गए अक्षांश है उनको कितने भागों में बांट सकते हैं? बताओ बेटा, कितने भागों में बांट सकते हैं? तो जरा ध्यान से सुनना। अब यहीं पे थोड़ा कैच है जिसको आपको पकड़ना है। क्रिकेट खेलते हो ना आप? क्रिकेट खेलते होगे, नहीं भी खेलते होगे तो घर में कोई कुछ उछाल कर आपकी तरफ फेंकता होगा तो आप कैच तो कर लेते होगे। तो यहां पर मैं उछाल रहा हूं आपकी तरफ क्या कि एक एक डिग्री डिफरेंस का ये कितने अक्षांश खींचेंगे। अब बताओ कितने खींचेंगे, जरा समझो आप। ठीक है, कैसे इसको होगा, कैसे ये देखो, फिर से शुरू करते हैं यहीं से। ये रहा इक्वेटर, 0 डिग्री हो गया। इक्वेटर यानी 0 डिग्री, यानी भूमध्य रेखा कितना डिग्री माना जाता है? 0 डिग्री। अब यहां से हम एक एक डिग्री का डिफरेंस का यहां पे लाइन खींचना शुरू करेंगे। ये देखो, 1 डिग्री का ये खींचा, 2, 3, ऐसे खींचते चले जाएंगे। ऐसे करके हम खींचते चले जाएंगे तो यहां पे, यहां देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यहाँ 4, यहाँ पे मान लो 10 हो गया, यहाँ 15, यहाँ 20, यहाँ पे 40, यहाँ पे 60, यहाँ पे 80, यहां पे जाएंगे तो हमको मिलेगा 90 डिग्री। बोलो भैया, मिलेगा 90 डिग्री। यानी इधर से गए यहां से यहां तक तो 90 डिग्री, इधर से जब हम चलना शुरू किए तो यहां पहुंचे तो यहां पर भी क्या मिल जाएगा? 90 डिग्री। यानी ऊपर की तरफ यहां से जाएंगे, यहां पे कौन सी चाल होती है? ये होता है आपका नॉर्दर्न पोल। कौन सा पोल होता है? उत्तरीय ध्रुव कहा जाता है, नॉर्दर्न पोल कहा जाता है। बात समझ में आई? तो देखो, इधर से गए यहां तक तो 90 डिग्री, इधर से भी गए 90 डिग्री। यानी कि इक्वेटर के, ये जो आपका भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर की दिशा में कितने डिग्री तक हम पहुंच सकते हैं? एकदम मैक्सिमम कितना डिग्री पहुंच सकते हैं एक एक डिग्री डिफरेंस के? तो ये 90 डिग्री तक पहुंच सकते हैं। तो कितना हो गया? ये हो गया, ऊपर की तरफ गए तो 90 गए, एक एक डिग्री डिफरेंस के ऊपर तरफ गए कितने गए? 90 गए। अब नीचे की तरफ आते हैं, यहां भी ऐसे ही 5, 10, 15, 20 ऐसे करते करते जब यहां आओगे तो यहां पर भी कहां पहुंच जाओगे? 90 डिग्री पर। इधर से भी काउंट करोगे तो वही आएगा। ठीक है, तो दोनों साइड में 90 और 90, तो यानी 90 प्लस 90, यानी ऊपर भी एक एक डिग्री के कितने हो गए? 90, और नीचे भी एक एक डिग्री कितने हो गए? 90 हो गए। तो कितनी रेखाएं हो गई एक एक डिग्री डिफरेंस की? ऊपर वाली 90 और नीचे वाली 90, कितनी हो गई? 180। बेटा एक चीज तो भूल ही गए। अब बताओ क्या भूल गए? कैच क्या है यहां पे? यहां पे कैच है कि ये 0 डिग्री को कौन काउंट करेगा? इसे भी तो काउंट करना है। 0 डिग्री भी तो एक डिग्री है भाई। 0 को 0 ही मान लिया कि 0 कदम खत्म, कुछ मतलब नहीं है। 0 का मतलब होता है, समझे ना, 0 ही तो क्या बनता है? हीरो बनता है। तो 90 ऊपर, 90 नीचे और +1 0 डिग्री वाला, कुल कितने हो गए? 181। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए एक एक डिग्री डिफरेंस की कितनी रेखा अक्षांश हो सकते हैं पृथ्वी की सतह पर, तो क्या बताएंगे? 181 हो जाएंगे। बोलो समझ में आया? हंसिका ने सही बताया, बिल्कुल, वेरी गुड। कमलेश, हाँ बिल्कुल, ऊपर 90 की तरफ और नीचे भी क्या? 90। 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 180, और प्लस 0 डिग्री वाला भी तो 1 डिग्री है, उसे भी तो 1 काउंट करोगे तो कितना होगा? 181 हो जाएगा। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है? 180 नहीं दादा, कितना होगा? 181। 0 वाला भी तो जोड़ लो एक, है ना? गुड। चलो, अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाता हूं। कान मैंने अभी तक सीधा पकड़ा था, अब इसको उल्टा पकड़ते हैं। सवाल पे ध्यान देना। देखो, सवालों पर ध्यान दोगे तभी जो जाकर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा एग्जामिनर क्या करता है ना, आपको अगर कंफ्यूज करना चाहे तो थोड़ा सा घुमा देगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये क्या हो गया। अभी तक जो मैंने बताया कि ये था सवाल कि पृथ्वी की सतह पर एक एक डिग्री के कितने जो है आपके अक्षांश बनेंगे, एक एक डिग्री डिफरेंस से कितने, तो आपने बताया 181। चलो भाई, बात एकदम सही है आपकी। अब मैं पूछता हूं कि एक एक डिग्री डिफरेंस के कितने सर्कल बनेंगे, कितने वृत्त बनेंगे भाई। देखो, ये क्या होता है? ये तो लाइन हो गई, एक एक डिग्री जो भी बताया आपको, ये एक एक जो भी डिग्री आपने ड्रॉ किया। अब इनको यहां से और इस लाइन को मिलाओगे ऐसे, पृथ्वी तो गोल है, पृथ्वी तो स्फीयर है, तो एक लाइन को यहां से ऐसे मिलाओगे घूम कर यहां तक, तो क्या बन जाएगा? एक सर्कल बन जाएगा। अब सवाल यही है कि एक एक डिग्री डिफरेंस के कितने सर्कल बनेंगे।
वैकेंसी बस आने वाली है, आपके दरवाजे पर घर के पहुंच चुकी है वैकेंसी, और तुरंत ठकठकाने वाली है, याद रखो। ठीक है, तो हाँ, हालांकि इसको ठकठकाने में 10 से 15 दिन लगेंगे, लेकिन 10 से 15 दिन ज्यादा नहीं होते भाई, अभी से पढ़ोगे तभी जाके आपको मजा आएगा। चलो ठीक है, तो आओ फिर से हम इसको काउंट करते हैं एक बार कि कितने सर्कल बनने वाले हैं। अभी तक हमने देखा कितने जो है डिग्री इस पे ड्रॉ किए जा सकते हैं, अब हम देखेंगे कितने इसमें एक एक डिग्री डिफरेंस के गोले बना सकते हैं। चलो गोले बनाते हैं। अच्छा, एक सवाल है, जरा बताओ कि एक अगर गोला ड्रॉ करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो एटलीस्ट हमारे पास कितने पॉइंट्स होने चाहिए? तो भाई देखो, अगर यहां पे एक पॉइंट इधर है, कोई एक पॉइंट इधर है, तो यहां से लेकर यहां को मिलाकर आप एक गोला ड्रॉ कर सकते हो। अगर ये पॉइंट बड़ा है, मान लो यहां पर है, यहां पे, तो बड़ा गोला बनेगा, अगर छोटा है तो छोटा गोला बनेगा। बात समझ में आई? लेकिन कम से कम दो अलग अलग पॉइंट्स होंगे तभी उसको मिलाकर गोला बनाएंगे हम। अगर कोई सिंगल पॉइंट है, ये एक बिंदु है, मान लो यहां पर एक सिंगल पॉइंट है, अब इसको क्या सिंगल पॉइंट पे कैसे गोला ड्रॉ करोगे यार? क्योंकि अगर यहां से चलोगे तो फिर वापस यहीं पे आ जाओगे, तो नहीं, सिंगल पॉइंट से गोला नहीं बनता, कई सारे पॉइंट को मिलाएंगे इस तरीके से तो गोला बनेगा। तो याद रखो, यहां 90 डिग्री पर जब हम पहुंचे थे ना, देखो यहां पर, देखो यहां मान लो 89 है और यहां पर भी 89 है, तो इनके बीच में भी डिफरेंस है, यहां एक है और एक यहां है, इसके बीच में गोला बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही यहां 90 पे पहुंचेंगे, इधर से चलकर 90, इधर से भी चलकर 90, तो 90 एक ही बिंदु है, इस वजह से 90 डिग्री पर, किसने बताया? राहुल 179। क्या बात है राहुल, गजब, आप तो बिल्कुल सुपर निकल गए, सुपर से भी ऊपर, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। तो देखो ये 90 डिग्री पे कोई भी सर्कल ड्रॉ नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो ये 90 का सर्कल गायब, ये 90 का भी सर्कल क्या हो गया? गायब हो गया। तो अब ठीक है, पहले हमने 181 बना लिया था, अब इसमें से -2 कर दो, कितना आ गया? 179। तो कितने लैटिट्यूडनल सर्कल बनेंगे? 179। बोलो समझ में आया? सर मुझे भी पता, लेकिन कमेंट के चक्कर में, हाँ, कमेंट के पढ़ने के चक्कर से ज्यादा कहां चक्कर चलाओ, चक्कर चलाना नहीं है यार, चक्कर बहुत गड़बड़ चीज है, ठीक है, चक्कर के चक्कर में पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक, आप लोग को पढ़ाई का चक्कर चलाओ, और क्या करो, सिलेक्शन लो, आरओ बन जाओगे, एक बार आरओ बन जाओगे फिर क्या होगा? पैसा ही पैसा होगा। ठीक है, चलो ठीक, आगे बात करते हैं इसमें। समझ में आया कि एक एक डिग्री डिफरेंस के अगर कितने हम लैटिट्यूड अक्षांश खींच सकते हैं, तो 181 अक्षांश मिलेंगे, और गोले बनाएंगे तो कितने बनेंगे? 179, 100 कितने बनेंगे? 179, 179। ठीक है, ये वाले। अब इसमें बात करते हैं, इक्वेटर के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अक्षांश होते हैं ना, वो आपस में कभी एक दूसरे को काटते नहीं, उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। क्वेश्चन ये पूछा एक जाएगा कि क्या दो अक्षांश काटते हैं एक दूसरे को? नहीं। क्या उनके बीच की दूरी बराबर होती है? बिल्कुल, हाँ जी सर, बिल्कुल बराबर होती है। अब सवाल देखो, सवाल अब दूसरा आ गया। सवाल ये आ गया कि बताइए, अगर हम यहां इक्वेटर बोले तो क्या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से अगर हम पोल्स की तरफ जाते हैं, किधर जा रहे हैं हम? पोल की तरफ जाते हैं, तो जो 1 डिग्री के बीच में जो डिफरेंस होता है, क्या ये घटता बढ़ता है कि नहीं? तो ध्यान देखो, यहां पर ध्यान से अगर देखो आप, अगर तो जो इक्वेटर होता है वहां पर दो लाइंस के बीच की दूरी जो होती है 110.6 किलोमीटर होता है। लेकिन जैसे ही हम पोल्स की तरफ पहुंचते हैं, है ना, कहां पहुंचे हम? पोल्स पे, तो इसके बीच की डिफरेंस क्या हो जाएगा? 111.7 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बताइए इक्वेटर के पास में 1 डिग्री डिफरेंस में कितने किलोमीटर आते हैं? तो क्या बताओगे? 110.6 किलोमीटर आते हैं। लेकिन पोल्स के पास चले गए तो 1 डिग्री डिफरेंस में कितने किलोमीटर आएंगे? तो ये 111.7 किलोमीटर आएंगे। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है? सर आप कॉफी पियेंगे? बनाओ बनाओ, पी लेंगे, ठीक है, लेकिन लाओगे कैसे यहां पर कॉफी? चलो, अब हम लोग और कुछ बहुत ही बेहतरीन और अच्छी बातें करने वाले हैं। ठीक है, 8:15, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात करने वाले हैं। यहां पे जरा ध्यान से सुनना, आपको बहुत अच्छी बातें पता चलेगी। ठीक है, चलो यहां देखो भाई, गर्मी बहुत है ना इस समय, है ना, तो वही सब देखना है कि कैसे गर्मी ज्यादा है आपके पास में। ठीक है ना, तो एक सवाल पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, यूपीएससी में तो खास करके पूछा जाता है, और जबकि यूपीएससी का पैटर्न पीसीएस ने पकड़ लिया, और आरओ का पेपर
पीसीएस प्री से कठिन आता है, ठीक है। तो आरओ और एआरओ के जो पेपर है उसमें इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। क्या सवाल है कि बताइए, ये जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा से जब हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, तो तापमान घटता है कि तापमान बढ़ता है? बताओ बेटा, अब आप ही लोग बताओगे कि जब हम यहां भूमध्य रेखा से पोल की तरफ जाएंगे तो तापमान घटेगा कि बढ़ेगा? सर ऐसा क्यों डिफरेंस है? अच्छा ठीक है, चलो ये बताना मैं बता दूं। पृथ्वी पूरी गोल नहीं है भाई, ये बात याद रखो। पृथ्वी पूरी गोल नहीं है, बल्कि जो ध्रुव है ना, वहां पे जाके हल्का सा, थोड़ा सा हल्का चपटा हो जाती है, थोड़ी सी कम गोल है। इसकी वजह से जो डिफरेंस होता है ना, जैसे मान लो कि ये है बिल्कुल गोल वाला है, लेकिन जैसे ही ऊपर जाएंगे पोल्स की तरफ तो यहाँ पे थोड़ी सी क्या है, कर्व है। इस वजह से यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। बस इतना याद रखो। अगर पूरा गोल होती तो क्या होता, तब डिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं आता, लेकिन चूंकि जो पोल्स पर क्या होता है, पूरी गोल नहीं है, इस वजह से डिस्टेंस थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बताया, घटेगा, ठीक, डिक्रीज होगा, वेरी गुड, घटेगा डिक्रीज होगा, रट्टा मारा, जिंदाबाद, आपको समझ में आ गया। लेकिन अब मुझे ये बताओ, हाँ जिनको नहीं समझ में उनको मैं फिर से बता देता हूं कि जो ये भूमध्य रेखा है, यहां से जब हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो तापमान घटता है। अब आपको यह बताना है कि यह तापमान घटता क्यों है। सवाल असली तो यही है ना कि तापमान आखिर घटता क्यों है, बताओ। देखो मैं बताता हूं क्यों घटता है। जैसे मान लो कि कहीं पर आग रखा हुआ है, खासकर गर्मियां चल रही तो इसमें तो आग के पास जाओगे नहीं, ठंडी आ जाएगी तो आप दौड़ दौड़ के पास में जाओगे। मान लो एक जगह पे कहीं पे आग लगा हुआ, अलाव जलाया गया है, मान लो बोन फायर ही खेल रहे हो, आप मजे ले रहे हो। आप उसके जब करीब रहोगे तब ज्यादा गर्मी लगेगी, या टेम्परेचर ज्यादा होगा, या दूर रहोगे तब टेम्परेचर ज्यादा होगा? तो निश्चित रूप से जब उस बोन फायर से आप दूर रहोगे तो आपका क्या होगा, तापमान कम रहेगा, और उसके नजदीक रहोगे तो तापमान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये सन है और ये अर्थ है, ये सूरज और ये क्या, पृथ्वी। तो सूरज से पृथ्वी का जो हिस्सा दूर होगा वहां पे तापमान कम होगा, और जो हिस्सा नजदीक होगा वहां पे तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा। कॉलर लगाया है कि नहीं? कॉलर है भाई, ठीक है। चलो, कूलर, अच्छा हम समझे कॉलर, दूर से थोड़ा कम दिखता है कमेंट, है ना। कूलर की जरूरत नहीं पड़ती भाई, हम ऐसे गर्मी में सूख रहे हैं, ठीक है। चलो आप कूलर लगा लो। तो क्या है यहाँ पे, देखो यार क्या बता रहा था, ऐसे गड़बड़ कर देते हो तुम लोग। हाँ, सूरज सन है यहाँ पे, और सन से पृथ्वी की दूरी पे निर्भर करता है कि तापमान कम होगा कि तापमान ज्यादा होगा। तो यहां देखो, यहां से अगर इक्वेटर को देखें तो ये दूरी क्या है, कम है। सूर्य से दूरी इक्वेटर की क्या है, कम। इस वजह से ही आपके भूमध्य रेखा पे टेम्परेचर क्या होता है, तापमान ज्यादा होता है। लेकिन यहां से इसकी दूरी क्या है, ये दूरी ज्यादा है। ध्यान से देखो, पोल्स पर दूरी ज्यादा है, इस वजह से पोल्स पर क्या होता है, ठंडी होता है। तो ये देखो यहां से नजदीक, जैसे जैसे पोल्स की तरफ जा रहे हैं, यहां से डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और किसी भी जो जलने वाली जो चीज है, उसे जितना दूर रहेंगे टेम्परेचर क्या होगा, उतना ही कम होगा। यही कारण है कि ध्रुवों पर तापमान कम होता है और आपके भूमध्य रेखा पे तापमान क्या होता है, ज्यादा। तो देखो अब बताओ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे तापमान क्या है, कम है, यहां से इक्वेटर से। साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, यानी दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, यहां पे भी तापमान कम होगा, क्योंकि यहां पे भी डिस्टेंस क्या है, ज्यादा होता चला जा रहा है। बात समझ में, यही कारण है। तो ये मैंने आपको क्या बताया, तो फिर से सुन लो। मूविंग लोअर टू हायर लैटिट्यूड टेम्परेचर डिक्रीजेज। अब देखो सवाल क्या पूछा गया, पूछा जाएगा कि निम्न अक्षांश से, देखो ये तो मैंने आपको एक लेमन टर्म में समझा दिया, लेकिन सवाल जो पूछा जाएगा वो कैसे पूछा जाएगा, ये सुन लो ध्यान से। निम्न अक्षांश से जब हम उच्च अक्षांश की तरफ जाते हैं तो तापमान घटता है कि बढ़ता है? अब इसका सवाल का जवाब दो कि निम्न अक्षांश से जब उच्च अक्षांश पर जाते हैं तो तापमान घटता है कि बढ़ता है? बताओ, मैं बताता हूं। चलो देखो, निम्न, पहले तो इसमें यह समझना है कि निम्न अक्षांश क्या होता है और उच्च अक्षांश क्या होता है। तो यहां देखो, ये 0 लिखा जाता है, इक्वेटर को क्या लिखा जाता है, 0, और ये पोल को क्या लिखा जाता है, 90, इसको भी क्या लिखा जाता है, 90। तो संख्या में कम कौन है, ये इक्वेटर। तो इक्वेटर के पास जो अक्षांश होते हैं वो क्या होते हैं, निम्न अक्षांश होते हैं, और जो ये पोल के पास होते हैं वो क्या होते हैं, वो उच्च अक्षांश होते हैं। तो यानी कि यहां निम्न अक्षांश हो गया, ये क्या हो गया, उच्च अक्षांश हो गया।
ये क्या हो गया, ये निम्न अक्षांश है क्योंकि यहाँ पे 5 लिखा होगा, 10 लिखा होगा, ये निम्न अक्षांश है। और ये क्या है 90, ये क्या है उच्च अक्षांश है। यानी कि निम्न अक्षांश से जब उच्च अक्षांश की तरफ हम बढ़ेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। सवाल अगर पलट दे, सवाल पलट के पूछ दे कि बताओ उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ आने पर टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा, तो अब उच्च अक्षांश बोला यानी कि यहां से हमें यहां आना है, तो अब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये मैंने आपको लैटिट्यूड के बारे में आज बताया। कल फिर हम आपसे मिलेंगे तो वहां पर हम लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर के भी बारे में बात करेंगे। मौसमों में परिवर्तन कैसे होता है उसके भी बारे में बात करेंगे। आपको क्लास पसंद आई तो एक बार कमेंट करके बताओ कैसा रहा। निम्न अक्षांश, उच्च अक्षांश, बिल्कुल ठीक है। तो बताइए समझ में आया। कल की क्लास आप फिर से अटेंड करना, आपको कई सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आज की क्लास हम लोग यही पे एंड करेंगे। आप लोग जरूर से कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दो जल्दी से जल्दी। और जल्दी ही हम एप्लीकेशन पर आने वाले हैं, इंतजार कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।